Welcome everyone in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Professor Dilip Ahuja. आज हम यहाँ मिले हैं सेमेस्टर 6 TY के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन लिक्विडेशन से पहले भी कुछ बातें होती है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ इसकी मीनिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। लिक्विडेशन इज़ अ लीगल प्रोसीजर बाय विच द कंपनी कम्स टू एन एंड। कंपनी को बंद करने के लिए एक जो प्रोसीजर है, वैसे देखा जाए कंपनी बनती भी कायदे से है और बंद भी कायदे से होती है। आपको पता होगा कि कंपनी को क्या कहते हैं हम लोग, लीगल पर्सन कहते हैं। कंपनी की फॉर्मेशन होती है एक तरीके से, उनका एक पैटर्न होता है। फॉर्मेशन स्टेज होती है, हाँ, इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी स्टार्ट होती है। वैसे ही कंपनी को अगर बंद करना है तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स, कुछ तरीके होते हैं। वो क्या तरीके हैं हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि कंपनी को डायरेक्ट बंद करना ये हमारे इंडिया में नहीं होता है। कंपनी को बंद करने से पहले हम उसको बहुत सारे मौके देते हैं, कुछ चांस देते हैं उनको हमेशा। जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, हम उनको मौके देते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के बंद होने से उन सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो उनके एम्प्लॉयज़ को होता है। ओके, उनका रोजी रोटी छिन जाता है। हम लोग नहीं चाहते कभी भी कि उनका लॉस हो, इसलिए उनको मौके देते हैं हम लोग। ओके, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर कोई तरीका काम नहीं करता है, तब जाके हम लोग लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं। तो जब लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं तो उसके भी कुछ तौर तरीके, कुछ नियम हैं लिक्विडेशन करने के तरीके। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मोड्स ऑफ वाइंड अप। ओके, वाइंडिंग अप इज़ अ स्टार्टिंग प्रोसेस और लिक्विडेशन इज़ अ एंड प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में हम लोग वाइंड अप कैसे करते हैं, वाइंड अप कब होता है, तो उसके 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला मेथड जो होता है वो इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स। देखिए, जब कंपनी अपने सारे डेब्ट कर्जों को चुका नहीं पाती है, मतलब कि अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाती है, क्रेडिटर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पे कर पाती है, तो बेहतर होगा कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। वो वाइंड अप कंपल्सरी होता है जो कि ट्रिब्यूनल करता है अंडर द एक्ट IBC 2016। IBC मतलब इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में बना हुआ एक्ट है। इसमें कंपल्सरी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है। नेक्स्ट, सेकेंड मोड है ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे द डेब्ट्स। मतलब कि कुछ और भी वजह हो सकती है, ज़रूर नहीं कि सिर्फ कंपनी पे नहीं कर पा रही है अपने डेब्ट्स को तब बंद हो, नहीं, कुछ वजह और भी हैं। वो वजह क्या है, हमारे पास 5 ऐसी वजह है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट एक्ट में लिखी गई है। नंबर 1, कंपनीज इटसेल्फ वांट टू बी। सबसे पहली चीज़ यही है कि कंपनी खुद जब चाहती है तब कंपनी को ट्रिब्यूनल की तरफ से परमिशन मिल जाती है। फिर देन कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया। कंपनी कुछ ऐसा काम कर दिया जो हमारे इंडिया के अगेंस्ट जा रहा हो, तो भी कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप करना पड़ता है। देन कंपनी हैज़ कंडक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। यस, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉड एक्टिविटी करेगी तो भी बंद कर दिया जाएगा कंपनी को। देन इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 years। ध्यान रखना, कंपनी ने कंटिन्यूस 5 years तक अगर ROC में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, अपने एनुअल अकाउंट नहीं सबमिट किए हैं, तो रजिस्ट्रार भी अपनी रिक्वेस्ट पे कंपनी को बंद करवा सकता है। देन ये 4 वजह थी। इसके अलावा कंपनी तब भी बंद हो सकती है जब ट्रिब्यूनल को लगेगा कि कोई खास वजह, कोई ठोस वजह उनके पास है, भले ऊपर 4 दिए वजह में से कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये टोटल 5 वजह हैं जो कंपनी बंद की जा सकती है। ओके, थर्ड जो मैंने बताया वाइंड अप का प्रोसीजर वो है कंपनी खुद से अगर चाहती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप।
ये कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी का कोई मकसद होता है, अगर वो पूरा हो गया हो या कंपनी का टर्म अगर ख़त्म हो गया हो तो अंडर आईबीसी एक्ट सेक्शन 59 की तरफ वो जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके कंपनी खुद वाइंड अप हो सकती है। ओके, देन कौन कंपनी में मतलब पिटिशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल में कि कंपनी को बंद किया जाए? तो ऐसे 5 तरह के लोग हैं जो कंपनी को बंद करने के लिए कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 कंपनी खुद, द कंपनी। नंबर 2 कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब कि जो कंपनी को पे करने वाले एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कि जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन रजिस्ट्रार, मैंने बताया था रजिस्ट्रार भी अगर उसको प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल हुए नहीं मिले, डॉक्यूमेंट नहीं मिले, तो भी उसकी रिक्वेस्ट पे भी कंपनी बंद की जा सकती है। देन पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 5वां जो पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो बंद कराएगी। कैसे होता है आगे देखते हैं। ये लोग ने मतलब एक गवर्नमेंट ने एक NCLT करके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। वो लोग आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग लेंगे, उनको कहेंगे कि आप कंपनी के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए। अब ये क्या होता है? कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या होता है? कंपनी को कितना पैसा पे करना है और कितना असेट कंपनी के पास है, उसकी एक फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो बनाने को कहा जाता है। वो एज पर द लॉ ही बनती है, कंपनी लॉ। देन वो स्टेटमेंट को जो NCLT है वो अपने पास रखेगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, लिक्विडेटर जो कि एक थर्ड पर्सन है, कंपनी इसको अपॉइंट करेगी। कंपनी नहीं, कौन? NCLT इसको अपॉइंट करेगी, और वो NCLT अपॉइंट करने के बाद उसको वो डॉक्यूमेंट देगी जो डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया है। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि लिक्विडेटर कौन है? एक थर्ड पर्सन है जिसको कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो कैसे जानेगा इंफॉर्मेशन? तो रिलायबल सोर्सेज थे हमारे डायरेक्टर्स की तरफ से बनाई हुई स्टेटमेंट जो है वो उनको काम आएगी। उसको रेफर करेंगे, उसको स्टडी करने के बाद कंपनी के सारे असेट्स को वो सेल करेंगे और लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। कि लायबिलिटी को पे करते समय उनको ध्यान रखना है एज पर पर्टिकुलर ऑर्डर। असेट वाले वो कैसे भी कर सकते हैं, सेल चलेगा, बट लायबिलिटी के लिए कुछ रूल्स, कुछ ऑर्डर जो है वो बनाए हुए हैं पर्टिकुलरली। ओके, ये सब करने के बाद वो एक स्टेटमेंट बनाता है अपनी, लिक्विडेटर स्टेटमेंट कहते हैं उसको हम लोग। देन लिक्विडेटर स्टेटमेंट कैसे होती है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी ये एक फॉर्मेट है, जस्ट लाइक अ कैश बुक। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, हमें उस बात का हिसाब यहाँ पे देना पड़ता है। रिसिप्ट में क्या होता है देखिए, सबसे पहले चीज़ ये जो रिसिप्ट साइड है वो इजीली कैश अवेलेबिलिटी जो होती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ था वहाँ पे कैश इन हैंड, उसके अलावा कैश एट बैंक, उसके अलावा असेट रियलाइज जो होते हैं जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, फिक्स असेट। याद रखिएगा ये फॉर्मेट फिक्स है, इस फॉर्मेट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, जैसे कोई हमारा कोई असेट अगर गिरवी रखा हुआ है या फिर किसी डिबेंचर के नाम पे है, वो असेट अगर हम बेचेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे डिबेंचर सिक्योर्ड थे बिल्डिंग के अगेंस्ट, बिल्डिंग हमारी थी 10 लाख रुपीज़ और सपोज हमारे डिबेंचर्स थे 8 लाख रुपीज़, तो डिबेंचर्स जो है उसको पे कर देंगे, डिबेंचर के नाम पे बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग बेचेंगे कितना मिलेगा उनको? 10 लाख मिलेगा, और उनकी जो सिक्योरिटी है कितनी है? 8 लाख की, तो हमें माइनस करके 2 लाख रुपीज़ हमें देंगे, तो वो हमारा सरप्लस वो हमें मिलेगा। देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कि मैंने बताया था पहले ही कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस समय कुछ पैसा रिजर्व जो होता है इक्विटी शेयर्स के पास वो हमें उनसे मिलता है। ओके, तो ये हमारे हुए सारे रिसिप्ट्स। आइए हम पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट साइड में क्या है देखिए, सबसे पहले चीज़ ये जो प्रोसीजर है फॉलो कौन करेगा? लिक्विडेटर। ओके, लिक्विडेटर जो है एज पर लीगल टर्म्स पे करेगा। तो सबसे पहले चीज़ ट्रिब्यूनल जो है जो अपनी कोर्ट फी मतलब कि यहाँ पे लीगल चार्जेस करके सबसे पहले हमें पे करना है,
उसके बाद लिक्विडेटर जो काम करेगा वो फ्री में नहीं करेगा, उसको भी उसकी रेम्यूनरेशन मिलती है बाय वे ऑफ कमीशन, बाय वे ऑफ फिक्स सैलरी, जो भी है उनको मिलता है। देन उसके तरफ से किए हुए खर्चे मतलब कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी सबसे पहले माइनस होंगे। ये तीनों खर्चे पे करने के बाद जो हमारे कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर है कि पहले डिबेंचर को पे किया जाएगा, फिर क्रेडिटर्स को मतलब अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ को, देन प्रेफरेंस को, देन इक्विटी को। तो पहले हम डिबेंचर्स को पे करेंगे। जब डिबेंचर को पे करेंगे तो डिबेंचर को पे करते समय याद रखिएगा दो चीज़ें आएंगी, जो उनका अमाउंट है पे और दूसरा उनका इंटरेस्ट अगर कुछ बाकी है तो वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। ओके, देन क्रेडिटर्स जो है हमें पे करने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स में यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और यहाँ पे दूसरा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, देन प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को हमें पे करना है। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पे करते समय उनका कैपिटल अमाउंट प्लस उनके जो अरियर्स हैं डिविडेंड के अगर बाकी है तो उनको वो दिया जाएगा। एट द लास्ट हम लोग पे करते हैं किसको? इक्विटी शेयरहोल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेट ओनर्स जो है वही है सबसे लास्ट में, इसलिए उनको ही पे किया जाता है। ओके, सो ये चैप्टर जो यहाँ पे हमारा नॉलेज है यहीं पे ख़त्म हुआ। हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को ही देखेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। थैंक यू।